एंड वेलकम टू द कॉम्पैक्ट एजुकेशन। तो टेस्ट नंबर 4 में स्टीरियो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आए थे, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी ही मोस्ट ऑफ देम जो है वो क्लास में ही पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं जो क्वेश्चंस आए थे और इनको समझ के करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते रहते हैं। पूछा है जो हाइड्रोजन है इसमें वो एनिसोट्रॉपिक है या स्टीरियोट्रॉपिक, दैट मीन्स एनिसोट्रॉपिक है, होमोट्रॉपिक है, डायस्टीरियोट्रॉपिक है या आइसोट्रॉपिक हाइड्रोजन्स हैं। ठीक है, तो हर एक ऑप्शन को समझना भी जरूरी है टेस्ट करते वक्त। और इस तरीके से कुछ ग्रुप जुड़े हुए हैं, इधर पीएच ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, इधर भी एक पीएच ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहाँ पर इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है और एक COOH है। ठीक है, यानी कि 2 हाइड्रोजन और एक COOH। और पूछा है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस HA एंड HB। तो मैंने आपको टॉपोसिटी के बारे में आइडिया दिया था, टॉपोसिटी क्या होती है। वहाँ मैंने बताया था किस तरीके से हम एनिसोट्रॉपिक या डायस्टीरियोट्रॉपिक को पहचान सकते हैं, होमोट्रॉपिक क्या होते हैं। तो इस केस में हमें देखना है, सबसे पहले मैंने बताया था देयर आर डिफरेंट वेज। हो सकता है आप लोग रिप्लेसमेंट करने के बाद पहचाने, जो कि डिफिकल्ट तरीका था। मैंने कहा था अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड यूज़ नहीं करेंगे, हम सिमेट्री क्राइटेरिया यूज़ करते हैं टू आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो मैं ये देखना है क्या तुम इन दोनों हाइड्रोजन को किसी भी एक्सिस के अलग रोटेशन करने पर आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर मान लो ये वाला हाइड्रोजन जो है वो प्लेन से बाहर आ रहा है, हालांकि क्लास में भी मैं करा चुका हूँ, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ इस पर, और ये प्लेन से बाहर जा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो ये दोनों, अगर ये कार्बन टेट्राहेड्रल है तो हो सकता था कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आती, यानी ये वाली एक्सिस जो है इन दोनों के बीच से जा रही है। इसके अलग रोटेट करने पे टेट्राहेड्रल में हम जानते हैं कि ये दोनों अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे, लेकिन यहाँ COOH ग्रुप है और इधर इतना बड़ा ग्रुप है, ये दोनों अपनी पोजीशन इंटरचेंज नहीं कर पाएंगे। इसलिए किसी भी CN एक्सिस के अलॉन्ग ये दोनों आपस में इंटरकन्वर्टिबल नहीं है। मैंने बताया था अगर सबसे पहले CN एक्सिस ही चेक करते हैं, अगर इनका इंटरकन्वर्टिबल नहीं होते हैं तो वो होमोटॉपिक नहीं होते हैं। एनिसोट्रॉपिक के लिए मैंने बताया था क्या कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री जैसी चीज़ जो है वो आ सकती है। तो आंसर इस प्लेन ऑफ सिमेट्री तुम लोगों को जरूर नजर आएगी। देखो ये इस प्लेन के अलॉन्ग बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, तुम इसे बना कैसे रहे हो और कैसे देख रहे हो। ऐसे तो तुम्हें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नजर नहीं आएगी। तुम्हें ये समझने वाली बात इसमें ये है, आंसर लाने की कोशिश नहीं करनी है, हमारे जो कॉन्सेप्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से हम देखेंगे क्या होना चाहिए। डबल बॉन्ड O है, ठीक है, ये प्लेन से ऊपर PH है, ये भी प्लेन से ऊपर PH है। यहाँ है इस तरीके से, एक प्लेन से नीचे गया हुआ है COOH, मतलब प्लेन में ही है, बोर्ड के प्लेन में। ये इस तरीके से है, ये ऐसे है, यानी कि ये वाला प्लेन के बाहर है और वो वाला प्लेन के अंदर है। तो जरा ध्यान से देखो मैं किस प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात कर रहा हूँ, जो इस तरीके से इसको कट करता हो जाएगा प्लेन। अब ये वाला जो प्लेन है, जो ये देखो, अब मॉलिक्यूल को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लिया करो। इसको देखोगे तो क्या ये वाला प्लेन इनको 2 हाफ में डिवाइड करता? बिल्कुल यस, क्योंकि पीएच ऊपर है और पीएच नीचे। अगर ये पीएच नीचे हो जाता तो कहानी बदल जाती। मैंने ऐसे केसेस क्लास में डिस्कस किए हैं। अब ध्यान से देखो, यानी ये तो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो ही रहा है। अब बात करते हैं इनकी। इधर हाइड्रोजन प्लेन के अंदर जाता हुआ नजर आ रहा है एक, और एक बाहर, और प्लेन कहाँ से जा रहा है? बिल्कुल बीच से। नीचे COOH ग्रुप है, वो भी बिल्कुल एक तरीके से कट सकता है, बिल्कुल बीच से कटेगा। दैट इज वाई इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री से एक दूसरे में इंटरकन्वर्टिबल हैं। दैट इज वाई ये एनिसोट्रॉपिक होते हैं। मैंने पूरी कहानी बताई थी आपको। तो लेक्चर्स आपको देखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उनको रिवाइज करना ज़रूरी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, मैंने सब बताए थे किस किस तरीके से पहचानते हैं। तो आई होप आप लोगों ने अच्छे से लेक्चर देखे होंगे और आपको ध्यान होगा। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ चलते हैं। द रिलेशन बिटवीन दीज 2 कंपाउंड्स इज, 2 कंपाउंड दिए हुए हैं और पूछा है उनके बीच क्या रिलेशन होगा। चलिए चेक करते हैं दोनों कंपाउंड्स को। देखो यहां पे इस तरीके से कंपाउंड को बनाया हुआ है, यानी एक हेक्सागोनल रिंग ऊपर इस तरीके से है, इस पे Br को जोड़ा हुआ है, एक इस तरीके से ऊपर Br है और नीचे है। मैंने पूरी ज्योमेट्री को एक्सप्लेन किया हुआ है क्लास के लेक्चर्स में। और एक दूसरा इस तरीके से बनाया हुआ है, लाइक दिस। इसमें ये ऐसे जुड़ा हुआ है बिल्कुल सिमिलर इसी तरीके से। अच्छा, इस केस में Br इधर है और H जो है वो इस तरीके से। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन पूछा है, ये एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड हैं। तो ध्यान से देखो, ये दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल ही हैं।
इस एक्सिस के अलोंग 120 डिग्री अगर तुम रोटेट कर दो, तो मैं बात समझ में आ रही भाई, ये एक ट्रायंगल ही तो नज़र आना चाहिए आप लोगों को, ये और ये मैंने बिल्कुल डिटेल में समझाया, ऐसे पता नहीं कितने क्वेश्चन करे हमने क्लास में। 120 डिग्री रोटेट कर दोगे बेटा तो ये वाला ट्रायंगल ऊपर आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा और ये वाला इसकी जगह आ जाएगा, यानी कि इस तरीके से रोटेट हो रहे हैं। इनको देखो ध्यान से, ठीक है। तो इनको रोटेट करने पर मैं तुम्हें बिल्कुल ध्यान से बनाता हूँ, दिखाऊंगा इसको। अगर ये वाली लाइन यहाँ से घूम के यहाँ आ गई 120 पे, तो ये पीछे ऐसे जुड़े हुआ है, ये वाला आ गया ऊपर। अब ऊपर वाला जब आ गया है यहाँ पर, ये वाली लाइन ऊपर आ गई है, तो यहाँ पर कोई भी जुड़ा हुआ नहीं। अब इसको ध्यान से देखो, जब 120 डिग्री रोटेट होके ये यहाँ आया है, तो जो एच ऐसे था 120 डिग्री रोटेट होके यहाँ आ जाएगा और बी आर यहाँ। तो किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, दोनों में बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सेम है देखने में, तो आइडेंटिकल कंपाउंड है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आंसर ना पता हो, जबरदस्ती नहीं करोगे अपने आप से, तो ही मजा आता है ऐसे कंपाउंड में। अच्छा, एक साइक्लोहेक्सेन की फॉर्म दे रखी है और पूछा है सबसे स्टेबल जो है कौन सी फॉर्म होगी इसकी, और इस तरीके से साइक्लोहेक्सेन को दिया हुआ है। यानी कि इसमें जो एक ग्रुप है इस तरीके से बिलो द प्लेन दिखा रखा है और 2 एम जुड़े हुए हैं। इसके जस्ट ऑपोजिट पोजीशन पर जुड़ा हुआ है ME, अपोजिट पोजीशन पे जुड़ा हुआ है ME। अगर ये वाला बिलो द प्लेन है, मैं एग्जैक्ट जो क्वेश्चन गिवन है, क्योंकि मैं इस लैपटॉप को हाथ में उठा लेता हूँ, तो जो गिवन है यहाँ पे जोड़ा है बेटा ME, ध्यान से देखते जाओ, दिस इज ME। बिलो द प्लेन गया हुआ है ये वाला जिसमें 2 ME जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे अबव द प्लेन दिखाया हुआ है OH, और मोस्ट स्टेबल साइक्लोहेक्सेन जो है उसकी फॉर्म पूछी हुई है। तो आप लोगों ने ट्राई किया होगा, जो भी आप लोगों ने आंसर किया होगा। तो साइक्लोहेक्सेन की मोस्ट स्टेबल वैसे चेयर फॉर्म हम बनाते हैं, ऐसे और भी हो सकती है, जरूरी नहीं है हमेशा चेयर होती है। मैंने बताया कि इन कंडीशंस में कौन सी फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है, उनके हमने सारे केसेस डिस्कस की हैं। तो अगर ध्यान से देखो, सबसे पहले स्टेप हम वहाँ से करते हैं जहाँ पर सबसे बल्कि ग्रुप है उसे इक्वेटोरियल पे लाते हैं, और इक्वेटोरियल पे यहाँ पे ले आएंगे, यानी कि इस तरीके से यहाँ पे आ गया ये, और 2 ME जुड़े हुए हैं। तो अब जरा ध्यान से देखो, जब तुम इसको यहाँ पे लाए, ये बिलो द प्लेन था, लेकिन तुमने यहाँ क्या बना दिया, इसको अबव द प्लेन। तो कुल मिला के तुम एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चीज़ों को ध्यान रखो। ये नीचे था तो ये दोनों अबव द प्लेन थे, अगर ये ऊपर है तो ये दोनों कहाँ चल जाएंगे, बिलो द प्लेन। तो अगर तुम नंबरिंग कहीं से भी करो, वैसे मान लो यहाँ से कर लेते, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दी है मैंने। तो ये 2 नंबर पे है, यानी कि 1 नंबर मान लो यहाँ है, 2 3 4 5 एंड 6, तो 2 नंबर पे OH है। तो मैंने बताया था अगर तुमने इसको अबव द प्लेन बनाया, ये दोनों को बिलो द प्लेन बनाना है, तो बिलो द प्लेन आएगा इक्वेटोरियल वाला OH, और ये वाला भी बिलो द प्लेन आएगा 5th नंबर पे। तो तुम इसे एक्सेल पे नहीं बना सकते हो, इसे यहाँ बनाओगे ME। तो जितने भी क्वेश्चन हैं उनको लॉजिकली करने की कोशिश करो, जबरदस्ती का आंसर लेके नहीं आना है, ठीक है। और कोई भी किसी को दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हो, हम जरूर डिस्कस करेंगे उस आंसर को। 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन पूछा हुआ है, सिंपल। कौन सी कॉन्फॉर्मेशन जो है ज़्यादा स्टेबल है, आप लोगों ने कर लिया होगा, मेरे को लगता नहीं किसी को डाउट होगा। इनमें से किसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है। और बहुत सारे सेंटर ऑफ सिमेट्री, आई डोंट थिंक सो कोई बड़ा इशू है। तो स्पेशली देखो, जब हम क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट जो क्वेश्चन है उसको कमेंट कर दीजिए, सर इस वाले क्वेश्चन में कैसे सेंटर ऑफ सिमेट्री हम डिस्कस कर होगा, तभी मैं डिस्कस कर लूँगा। अदरवाइज सारे क्वेश्चन जो आसान है उनको हमें डिस्कस करने का कोई पॉइंट नहीं है। जिनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है और आंसर की आप लोगों को मिली गई होगी, तो ऐसे क्वेश्चन मेरे को लगता नहीं कोई कॉन्सेप्ट है जिनको हमें डिटेल में डिस्कस करना चाहिए। अच्छा, ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विल बी प्रोड्यूस्ड इफ अ रिंग फ्लिप अकर्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड इन द चेयर फॉर्म। आपको एक चेयर फॉर्म दे रखी है इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें एक ME ऐसे बना के दिखा रखा है, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। तो बेसिकली तीनों में से ये वाले इक्वेटोरियल पे हैं और ये वाला कहाँ पे है, एक्सियल पे है, यही बात है। अब इसने कहा है अगर रिंग फ्लिप होगी तो कौन सा स्टेबल स्ट्रक्चर जनरेट होगा, यही पूछा हुआ है। तो रिंग फ्लिप करने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया है। ये क्वेश्चन आपको आसान लग रहा है क्योंकि मैं सारी चीज़ें आपको पढ़ा चुका हूँ। देखो इस तरीके से, ये हो गई है रिंग फ्लिप। मैंने बताया था जब रिंग फ्लिप होती है, मान लो ये वाला कार्बन यहाँ पे है 1, तो ये तुम्हें यहाँ नजर आएगा 1 2 3 4 5 6, सारी डिटेल्स में पढ़ाई चुका हूँ। अच्छा, अब मैंने बताया था रिंग फ्लिपिंग में एक्सियल इक्वेटोरियल बन जाते हैं और इक्वेटोरियल एक्सियल। तो ये जो है तुम्हें, ये इक्वेटोरियल पे था क्योंकि इसका एक्सियल यहाँ पे होगा। तो अब ये इक्वेटोरियल से किस पे आ जाएगा, एक्सियल पे आ जाएगा। और अगर एक्सियल पे आ जाएगा तो ये यहाँ पे ये आ गया इस तरीके से, ठीक है। इसके
इसके अलावा हम बात करते हैं, अगर ये था 1 पोजीशन और तुम जाओगे 2 3 4 5 6, तो 3 पोजीशन पर एक और मिथाइल था जो कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे था। अब ये जो है किस पे आ जाएगा, एक्सियल पे आ जाएगा इस तरीके से। और अगर हम लास्ट की बात करते हैं, सॉरी एक सेकेंड, एक्सियल बिकम्स इक्वेटोरियल। तो अगर इसकी हम बात करते हैं, क्वेश्चन क्या गिवन है हमारे पास, यहाँ पे तो है ही नहीं, तो थर्ड पोजीशन पे मिथाइल जो है वो यहाँ पर है जो कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। जैसे ही रिंग फ्लिप होगी थर्ड वाला जो है वो चल जाएगा कहाँ पर, एक्सियल पोजीशन पे, जस्ट लाइक दिस। और फोर्थ पोजीशन वाला जो था वो था एक्सियल पोजीशन पे और वो चल जाएगा किस पे, इक्वेटोरियल पे, जस्ट लाइक दिस। सारी पोजीशंस हमको क्लियर है कि किसकी पोजीशन कैसी होती है, तो ये इसका फाइनल स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन क्या देखते हैं, जो हमने बना दिया वही सही होगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कंपाउंड एक्स एंड वाई। 2 कंपाउंड दिए हुए हैं और उनकी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन पूछी हुई है आप लोगों से। एक बाइफिनाइल है और एक एलीन है, ठीक है। इनकी कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को निकालने आनी चाहिए, सभी लोगों को बहुत अच्छे से आनी चाहिए। एलीन्स की रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी अपलोड की है, आपको जिन जिन टॉपिक्स में डाउट हैं आप बताते जाइए, उनको धीरे धीरे हम क्लियर करते जाएंगे। अच्छा, पहले हम एलीन की बात कर लेते हैं। उन्होंने ऐसे दिया पेपर में, देखो मैं इधर बनाता हूँ क्योंकि क्वेश्चन मुझे दिखता है यहाँ से क्लियरली। C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, इसके पास जुड़ा हुआ है एक H और एक Br। प्लेन से बाहर आ रहा है H, प्लेन के अंदर जा रहा है Br। एक दूसरे कार्बन पे एक H है और एक Me है, तो प्लेन में ही होंगे, एक H और एक Me। मैंने बताया था यहाँ से देखना स्टार्ट करो, इसको फिशर में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ से अगर तुम देख रहे हो तो लेफ्ट में क्या दिख रहा होगा तुम्हें, H, और राइट में Br, H और Br। अगर हम बात करते हैं ऊपर क्या नजर आएगा तुम्हें वहाँ से देखने पे, मैंने कल ही बताया, डिटेल में वीडियो जाके देखो, Me, और नीचे क्या नजर आएगा, H। तो इन दोनों की कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताया था, नंबरिंग यहीं से करना स्टार्ट करना, 1 और 2 इनको दे दिया, 3 और 4 इनको दे दिया। तो दिस इज योर 1, दिस इज योर 2, दिस इज योर 3, दिस इज योर 4। तो अगर हम यहाँ से जाते हैं 1 से किसकी तरफ को, किसकी तरफ हो जाएंगे हम, 2 की तरफ हो जाएंगे। तो अगर तुम 2 की तरफ हो जाते हो 1 से, लेकिन लीस्ट प्रायोरिटी वाली की तरफ हो जाना चाहिए हमेशा। तो इफ यू गो फ्रॉम हियर टू दिस 1 2 3 4 एंड दैट शुड बी योर R होना चाहिए, ठीक है। दूसरे कंपाउंड को लिखते हैं हम कि दूसरा कंपाउंड जो है वो क्या कह रहा है, दिस कंपाउंड बाइफिनाइल। मैं बना देता हूँ उसको, बाइफिनाइल का मतलब है 2 बेंजीन रिंग है, ये वाली प्लेन से बाहर आती हुई दिखाई है, ये वाली प्लेन में दिखा दी है इस तरीके से। और ग्रुप जुड़े हुए हैं H और OH, H और OH, और इस पे जो जुड़े हुए हैं, एक पर जुड़ा हुआ है Me और एक पर जुड़ा हुआ है ET, यानी मिथाइल एंड एथाइल। इसकी कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों से पूछी हुई है। तो अब अगर आप यहाँ से देखेंगे, जहाँ से बाहर आ रहा है, पहले फिशर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आप जानते हैं यहाँ से देख रहे हो, ये राइट वाला हमें बाहर निकलता हो, राइट Me वाला राइट नजर आएगा। प्रायोरिटी डिसाइड कर लेते हैं 1 और 2, इन दोनों में डिसाइड करेंगे तो 3 एंड 4। अब देखना स्टार्ट करो, यहाँ से देखोगे तो ये जो बाहर निकला हुआ है तुम्हें राइट नजर आएगा, यानी 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, ऊपर जो है OH है, यानी 3 ऊपर है और 4 नीचे है। अब अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन आप निकालेंगे तो 1 से आप कहाँ जा रहे हैं, 2 लीस्ट प्रायोरिटी की तरफ, दैट शुड बी योर S। क्लियर है? तो आप चेक कर लेना अगर किसी में भी कोई भी डाउट हो, क्योंकि आंसर इसके मेरे पास है नहीं फिलहाल के लिए। तो एक S है, ये वाला R है। अगर किसी को कुछ भी डाउट हो किसी कॉन्फ़िगरेशन में तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द 2 कंपाउंड्स। ये काफ़ी आसान सवाल है, आई गेस आप लोग इसे कर लेंगे, मुझे नहीं लगता ये आप लोगों से डिस्कस करने की जरूरत है, या टेस्ट में किसी को भी दिक्कत इसमें आई होगी। What are the elements of symmetry present in the following molecules and which of them is chiral? ये पूछा, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री पूछी हुई है, मैं बस ये दिखाई दूँ, बाकी क्वेश्चन आप लोग कर ही लेंगे। देखो ये इस तरीके से दिया है और यहाँ एक Me ग्रुप है, दूसरा कंपाउंड जस्ट लाइक दैट, वेरी सिमिलर टू दिस, ऐसे गिवन है, ये ऐसे जुड़ा हुआ है, एक यहाँ पर है इस तरीके से और एक यहाँ पर है इस तरीके से।
किसमें कौन सी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है, ये पूछा हुआ है। और मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से सिखाया हुआ बेटा कि इस वाले केस में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री ज़रूर नज़र आ जाएगी। ठीक है, कैसे नज़र आ रही है, देखो यहाँ से यहाँ दो, ये मान लीजिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, ये दोनों इस तरीके से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और ऊपर सेंटर से जुड़े हुए हैं। अगर ये नहीं होता, चलो मान लो यहाँ कोई ग्रुप नहीं होता, तब तो आप लोगों को प्लेन ऑफ सिमेट्री नजर आ रही है। क्लियर है बात। अब वहीं उसने क्या कर दिया, एक तरफ CH3 है तो दूसरी तरफ कौन होगा, H होगा। तो जब ये दोनों सेम है, जैसे कि हम बात हमेशा करते हैं, आप बाकी सारे दो पार्ट में डिवाइड करके देख सकते हो मॉलिक्यूल को। जैसे कि मैंने आपको बताया पहले, इसको एक पार्ट में डिवाइड कर लो, ये लो, इसमें यहाँ से बीच से कट करने वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री है। क्लियर हो गई। अब इस पार्ट को अलग कर लो, इन दोनों में, ये दोनों ऐसे हैं, ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये दोनों ऐसे हैं, तो क्योंकि टेट्राहेड्रल पोजीशन है, बाकी दो ग्रुप इस तरीके से होंगे। और यही तो प्लेन है जो इसको कट करता हो जा रहा है, तो CH3 को बीच से कट करता हो जाएगा ही जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। इस केस में क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती। अगर तुम बीच से कट करोगे तो यहाँ पर CH3, यहाँ पे CH3 नहीं है। लेकिन अगर बिल्कुल यहाँ सेंटर से 180 डिग्री रोटेट करोगे आप लोग, तो हम जानते हैं ये वाला कार्बन यहाँ था 180 डिग्री रोटेट करने पे, ये वाले के 180 पे ये वाला है, और ये वाले के 180 पे ये वाला है। तो इसके अंदर ये प्रेजेंट हो सकता है। तो A का मतलब जो है, A में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और B जो है उसके अंदर क्या है, एक टू फोल्ड सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन प्रेजेंट है। तो और क्वेश्चन का ये पार्ट भी पूछा हुआ है कि भाई दोनों में से कायरल कौन है। तो कायरल कंपाउंड्स में देखो, जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो तो कायरल हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, वो कायरल हो सकते हैं। जिसके बेसिस पर मैंने मॉलिक्यूल को बहुत डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया हुआ था। याद करो, जब मॉलिक्यूल को डिवाइड किया था मैंने एसिमेट्रिक, डाइसिमेट्रिक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी बातें समझाई थी। कायरलिटी की कंडीशन समझाई थी मैंने, COS, POS और ऑल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। तो सारे पॉइंट बहुत क्लियर होने चाहिए तुम्हारे दिमाग में, जब भी मजा आएगा सब्जेक्ट को सीखने का। इसके अलावा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन हमने क्लास में पढ़ाया हुआ है, तो इसमें मैं इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ इसको। क्लास में तो वैसे मैंने मोस्टली पढ़ाया हुआ है, पर मेरे को लगता है बहुत ही ईजी है, तो क्या डिस्कस करना। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज ए स्टीरियो आइसोमर दैट इज ए मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड कौन सा स्टीरियो आइसोमर होगा, आप जानते हैं मीजो कौन से होते हैं, तो आपको वो बहुत ईजी मिल जाएगा। मैं डायरेक्ट आंसर देख रहा हूँ, 2,3 डाई ब्रोमोब्यूटेन। POS प्रेजेंट, एक से ज़्यादा कायरल सेंटर होने चाहिए और POS प्रेजेंट होना चाहिए। बाकी मैंने पूरी डिटेल कौन सा पढ़ाई हुई है। ठीक है, ऐसे ही एक और क्वेश्चन आ गया कि इनमें से कौन से हाइड्रोजन एनिसोटोपिक है, डायस्टेरियोटोपिक है। और ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन भी है। मान लो 2 H हैं यहाँ पर, इन दोनों के बीच में रिलेशन पूछा HA HB, और इसी तरीके से 2 Me ग्रुप के साथ 2 Br ग्रुप भी हैं। अबव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन दिया था, ये अबव द प्लेन, अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन। Me Br और Br। मैंने बताया था जरूरी नहीं हाइड्रोजन ही होते हैं। इन दोनों के बीच में रिलेशन पूछा है और इन दोनों के बीच में पूछा है। अगर तुम ध्यान से समझो, मैंने पूरी क्लास में इतने सारे क्वेश्चन ऐसे किए हैं। एक ट्रायंगल है, ठीक, 3 ऊपर हैं इन पे बॉन्ड और 3 नीचे की तरफ को है। तो ये दोनों H यहाँ इस बीच वाले सेंटर की तरफ को हैं। ठीक है, या मैं बहुत सिंपल तरीके से जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, क्योंकि एग्जामिनर तो उसकी मर्जी है ना बेटा, वो जैसे चाहे सवाल को वैसे आप लोगों के सामने रख सकता है। अब तुम एग्जामिनर से तो नहीं कह सकते जैसे हमें पसंद है वैसे बना के दो, वो तो जैसे चाहेगा उसे जैसे पसंद है वैसे बना के देगा। अदरवाइज मैंने आप लोगों को ऐसे समझा है कि मॉलिक्यूल को जितनी मर्जी तरीके से चाहो बना लो। H एक ऊपर नजर आएगा, H एक नीचे नजर आएगा, जिस प्लेन की हम बात कर रहे हैं यहाँ। या फिर बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से जब हम बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं H H। ये सिंप्लीफिकेशन है इस चीज़ का। ME Br, ऊपर ME, नीचे Br। ध्यान से देखो, एक प्लेन जो यहां से कट करेगा दोनों के यहां से बीच से, इस H और H को कट करता हुआ जा रहा होगा और इस वाले बॉन्ड के बीच से जा रहा होगा। तो ऊपर ME की पोजीशन पे ME है, Br की पोजीशन पे Br, तो दोनों प्लेन से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो ये एनिसोमरिक यानी एनिसोटोपिक होने चाहिए। H जो है कभी भी ना तो प्लेन से रिफ्लेक्ट हो सकते हैं, अगर तुम ऐसे देखोगे सर ऊपर भी अच्छा नीचे भी अच्छा, लेकिन यहाँ ME है, नीचे क्या है Br है। ठीक है, लेकिन पहले हमेशा सीक्वेंस नहीं भूलना होता, पहले एक्सिस ही ढूंढनी होती है। क्या एक्सिस से हो सकता है, एक्सिस से रिप्लेस नहीं होंगे। इस एक्सिस के लॉन्ग 180 डिग्री रोटेट करोगे तो दोनों हाइड्रोजन अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, लेकिन वही बात है 180 डिग्री पर रोटेट होता ही जब ये ME है रोटेट होकर यहाँ पहुंच जाएगा।
देखो ये डिस्कशन उन लोगों के लिए है जिनको अपना सब्जेक्ट अच्छे से आता है। अगर आप सोच रहे हैं सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आपको कोई आइडिया ही नहीं है कि टॉपोसिटी क्या होती है, मैंने एक वीडियो लेक्चर अभी बनाया भी है, आप लोग जरूर देखिए टॉपोसिटी क्या होती है। मैंने क्लास उसको बाहर कर दिया है यूट्यूब पे, यानी कि ऐप पर तो ऑलरेडी सारा कोर्स है, तो आप उसमें जाके जरूर देखिए कि टॉपोसिटी क्या होती है, तभी इन क्वेश्चनों को डिस्कस करने का मीनिंग है। और ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम और क्वेश्चंस की बात करते हैं, ये भी मेरे को काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। जो एन ब्यूटेन होता है, जब उसकी हम न्यूमरल प्रोजेक्शन बनाते हैं तो थीटा 60 और थीटा 300 के बीच में क्या रिलेशन होता है, यानी कि एन ब्यूटेन में हम जानते हैं, देखो एक CH3 यहाँ पर है H, ये है डाइहेड्रल एंगल 60, इसका रिलेशन, और ये मैंने क्लास में पढ़ाया भी है, ठीक है, और ये है डाइहेड्रल एंगल 300। मैंने बताया भी है कि डाइहेड्रल एंगल किन के बेस में देखा जाता है, जब दो सेम है या डिफरेंट हो तब प्रायोरिटीज का तरीका भी देखना पड़ता है हमें। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या रिलेशन रखते हैं, मोस्टली लोगों को लगता है ये आइडेंटिकल है, पर ध्यान से देखो ये एक दूसरे की मिरर इमेज की तरह है। मैंने बताया भी था ये अपनी मिरर इमेज, ये दोनों मिरर, मैंने समझाया था कि ये सॉल्यूशन इसका ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिविटी के बारे में बताया था कि अपनी मिरर इमेज के साथ हमेशा एग्जिस्ट करेगा जितना इसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है। ऐसे तो कोई कह सकता है ना कि अगर ये ब्यूटेन यहाँ पर है इस पोजीशन में, ब्यूटेन में CH3 इस पोजीशन पे है या इस पोजीशन पे है, तो ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन ये हमेशा अपनी इसके साथ मिरर इमेज के साथ इक्विलिब्रियम में रहता है, ड्यू टू विच ये हमेशा सॉल्यूशन जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव रहता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग केस था, मैंने पूरा डिटेल में समझाया था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक मॉलिक्यूल है जिसकी ऑप्टिकल प्योरिटी जो है 60% दे रखी है। ऑप्टिकल प्योरिटी की एक तरीके से एनेंशियोमेरिक एक्सेस दे रखते हैं। एस की जो ऑप्टिकल प्योरिटी या मैं एनेंशियोमेरिक एक्सेस मान सकता हूँ वो 60% दी हुई है। और उन्होंने पूछा व्हाट शुड बी द टोटल परसेंटेज ऑफ एस एंड आर एनेंशियोमर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, क्या हो। तो मैंने तुम्हें बताया था, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, बाकी डिटेल भी मैंने पढ़ाई है, फॉर्मूला आया कहाँ से। जो मेजर वाला है उसको निकालने का तरीका क्या होता है, 100 प्लस एनेंशियोमेरिक एक्सेस डिवाइड बाय 2, तो एस कितना हो गया है 80, और दूसरा वाला ऑब्वियसली 100 में से माइनस कर दो 80 को कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा 1,3 डाई हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन में स्टेबल फॉर्म पूछिए। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने आप लोगों को बताया है कि स्टेबिलिटी के लिए इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखना चाहिए, लेकिन 1,3 डाई हाइड्रोक्सी और भी बहुत सारे केसेस मैंने डिस्कस किए हैं जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से दोनों एक्सियल वाली फॉर्म जो है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। क्या ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की है, 1,3 इस तरीके से OH, तो इसको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसके अलावा इनमें से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है नहीं है ये आप लोगों ने पहचान लिया होगा। ऑप्टिकल एक्टिविटी कंडीशन पे ध्यान दो। एग्जांपल मैंने इतने क्लास में कराए हैं जिनसे आपको आइडिया लग गया होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री हम किस तरीके से सर्च करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम और क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्या और कोई क्वेश्चन जो लास्ट ईयर में आया है और मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन हो सकता है जो डिस्कस नहीं किया है, चलिए देखते हैं। आई गेस ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। याद है, अच्छा ये और बचा हुआ है। एक ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड है, ठीक है, उसका जो इस ऑप्टिकल रोटेशन है वो गिवन है। इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं हम, ठीक है। ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड के लिए गिवन है, स्पेसिफिक रोटेशन गिवन है 20 + 20 है, और उसने कहा है एक मिक्सचर है X और उसके एनेंशियोमर Y का, और जिस सॉल्यूशन का जो ऑप्टिकल रोटेशन या इन्होंने यहाँ पे स्पेसिफिक रोटेशन दिया हुआ है जो 10 आ गया है, तो X और Y का रेशो अगर A और B है तो रेशो A + B कितना होगा। ध्यान से समझो उसने क्या दिया है। X के लिए स्पेसिफिक रोटेशन दिया है कितना +20, क्योंकि Y इसका एनेंशियोमर है तो उसके लिए कितना होगा -20। इसने कहा है एक सॉल्यूशन में X और Y दोनों प्रेजेंट है, अगर इन दोनों का रेशियो निकाला जाए अमाउंट का तो वो A/B आता है। तो तुम मुझे ये बताओ
a प्लस बी कितना आएगा, विच इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैंने ये सारा केस क्लास में डिस्कस किए हैं। एक से ज़्यादा चीज़ें प्रेजेंट होती हैं तो जो एवरेज रोटेशन होता है वो कैसे निकालते हैं। मान लो x जो है वो x अमाउंट प्रेजेंट है उसका, ठीक है, इनटू में हम क्या करते हैं, उसका जो रोटेशन है कितना है +20, प्लस दूसरे वाले का कितना अमाउंट प्रेजेंट है मान लो, अच्छा इन्होंने इसको a मान लिया है, दूसरे वाले को क्या मान लिया है b, और इसका कितना रोटेशन है -20 डिवाइड बाय टोटल अमाउंट कितना हो गया बेटा a प्लस b, और उन्होंने दिया है जो सॉल्यूशन है उसका जो रोटेशन आ रहा है वो -10 आ रहा है। क्लियर है। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे, ऊपर से 20 कॉमन आ सकता है तो 20 कॉमन लेकर इधर लिया तो -10/20 इधर बन जाएगा a माइनस बी a प्लस बी, हो गया -1/2 इक्वल्स टू a माइनस बी a प्लस बी। अब इसको इधर ले आओ, -a माइनस बी हो जाएगा 2a माइनस 2b हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा 2b को इधर ले आओ तो पॉजिटिव का 2b हो जाएगा, 2b माइनस बी इक्वल्स टू b, 2a प्लस a 3a, तो a b को इधर ले जाओ बाई b इक्वल्स टू 1/3 और ऐड कर दो 1/3 को 1, यानी इसका रेशियो कितना आ गया 1/3, तो 1 + 3 दैट शुड बी इक्वल्स टू 4। मैंने बताया है उस लेक्चर्स को ध्यान से देखना, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो सकता जो तुमसे ना हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, और कॉन्फिडेंस के साथ होगा। इस बार पेपर में हमें बहुत ही अच्छी रैंक लानी है। और ये क्वेश्चन फिलहाल तुम्हारे लिए होमवर्क है, जो भी बच्चे देख रहे हैं होमवर्क इन द सेंस कमेंट कीजिए क्या आंसर हो। इस तरीके से बनाया हुआ है और 2 एनमी लगाए हुए हैं। क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ, आंसर आप कमेंट कर देना, मेरे को अच्छा लगा क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ डाइस्टीरियोमर्स पॉसिबल फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। नंबर ऑफ डाइस्टीरियोमर्स पॉसिबल कितने होंगे इस कंपाउंड के लिए, वो पूछा हुआ है। तो बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस थे, तो अभी जो भी डाउट रहा हो आपको अपने टेस्ट में वो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक अपने टेस्ट सीरीज़ को बहुत ईमानदारी से लिए, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही कॉन्सेप्ट पर देखने को मिलेंगे। और यहाँ से आप साथ साथ ये भी समझ रहे हैं कि जब मैं क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव, तो मेरे साथ में मैं उन क्वेश्चंस पे फोकस के बजाय ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन से होते हैं वो थियरी बहुत ज़्यादा क्लियर होनी ज़रूरी है, ठीक है। और जो आपको मैंने क्लास में पढ़ाया वो बहुत सारी बुक्स के जो एग्जाम्पल भी हैं वो बहुत सारी बुक्स के हैं, जिससे मेरे को लगता है एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा कि आपको एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं वो एज इट इज़ क्लास में से काफ़ी चीज़ें आ रही हैं, तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए।